हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो बेसिकली है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इन नीट एग्जाम। इन चीज़ों को कई बार एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप लोग रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। ये लॉज कुछ जो ऐसे लॉज है जो आप लोग 10th और 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दो जो लॉ है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मैं लॉज आपको बता रही हूँ उसके साथ मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें जो पहला लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, इट स्टेट दैट द इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट का मास है जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, मान लो आपके पास कोई रिएक्टेंट है उसका मास है x, ठीक है, वो रिएक्टेंट जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है तो वो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जिससे हमें मिल रहा है y। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो रिएक्टेंट का मास है वो x ग्राम ही रहेगा एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब है रिएक्टेंट का जो मास है बिफोर कंप्लीटिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, रिएक्टेंट के मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो कैसे, इट स्टेट्स दैट इनिशियल mass of the reactant taken always remains constant throughout the reaction। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपके पास जो सबसे जनरल रिएक्शन है दैट इज C+O2 gives CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। आप लोगों को पता है कि कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। तो ओवरऑल कितना आ गया? 44 ग्राम। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज CO2। अगर मैं इसका मास रखूं तो कितना होगा? 12 प्लस 32 दैट विल बी 44 ग्राम। मतलब जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है और जो मास ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अल्फा ग्राम ऑफ मेटल react with sulfuric acid to form metal sulfate, जिसमें जो मेटल सल्फेट है उसका मास कितना है? बीटा ग्राम। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सल्फेट का मास कितना होगा। समझ में आया? देखो इधर क्वेश्चन है, अल्फा ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सल्फेट। जो मेटल का जो अल्फा ग्राम है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना रहा है? मेटल सल्फेट बना रहा है। मेटल हो गया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया,
और जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है मेटल सल्फेट। मेटल का जो मास है दैट इज अल्फा ग्राम और मेटल सल्फेट का जो मास है वो कितना है, बीटा ग्राम। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सल्फेट का मास कितना होगा। मास ऑफ सल्फेट। तो इतना तो अंडरस्टूड है कि अगर हम लोग मेटल सल्फेट के मास में से मेटल माइनस कर दें, अगर मैं मेटल सल्फेट के मास में से मेटल का मास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, सल्फेट का। तो मेटल सल्फेट का मास कितना है, बीटा, ठीक है, और मेटल का मास कितना है, अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, आपका सल्फेट का मास। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जनरल चीजें थी, ये आप लोग आई थिंक फ्रॉम 10th और 9th ऑनवर्ड्स अभी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। नेक्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात कर रही हूं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, हम उसकी रिएक्शन किसी अदर कंपाउंड से करवा रहे हैं, तो जो कंपाउंड का रेशियो रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, आपके पास जो वाटर है, वाटर बहुत तरीके का होता है। रेन वाटर हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, टैप वाटर हो गया, और जो वेल का जो मतलब जो कुएं में जो पानी होता है, सबका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ऐसा तो नहीं कि जो कुएं में जो पानी है उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, और जो तुम्हारा टैप वाटर आता है उसके पानी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ और होता है, और जो बारिश का पानी होता है उस पानी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ और होता है। फॉर्मूला सबका सेम होता है, दैट इज H2O, ठीक है। हम सबको कहते हैं वाटर है, बट सबका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हुआ? देखो कैसे, इट स्टेट्स दैट एनी chemical compound have definite composition irrespective of the source from which it is prepared। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है चाहे कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसका कंपोजिशन हमेशा डेफिनेट होता है, सेम होता है, चाहे हम उस केमिकल कंपाउंड को किसी भी अदर सोर्स से ले रहे हों। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पानी बारिश से ले रहे हैं, ठीक है, या किसी टैप से कंसिडर कर रहे हैं या किसी कुएं से कंसिडर कर रहे हैं, तो वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है वो भी क्या रहेगा, सेम। देखो ये हो गया आपका रेन वाटर, टैप वाटर, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कितना होगा, इसका कितना होगा 2, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे भी 2 रेशियो
16 which we can write 1:8 1:8। तो कंपोजिशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना, क्लियर है। अभी न्यूमेरिकल करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो 2 oxide of sulfur contain 50% and 40% sulfur by mass। आपको प्रूफ करनी है ये चीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सल्फर के 2 ऑक्साइड हैं, ठीक है, जिसमें एक जो सल्फर का ऑक्साइड है उसके पास 50% सल्फर है बाय मास और दूसरे के पास 40% सल्फर है बाय मास। आपको ये चीज बतानी है कि जो ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लॉ को फॉलो करता है। तो देखो कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास ये हो गया फर्स्ट ऑक्साइड और ये आपके पास हो गया सेकेंड ऑक्साइड। तो अगर मैं फर्स्ट ऑक्साइड की बात कर रही हूं तो फर्स्ट ऑक्साइड में 50 कितना है, सल्फर है, ठीक है। तो हमारा जो 50 ग्राम हो गया वो कितना हो गया, सल्फर। अब हमें ये पता है कि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर ऑक्साइड है। तो अगर 50 ग्राम सल्फर है तो बाकी 50 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर 50 ग्राम सल्फर है तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो मैं ये कह सकती हूं 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम सल्फर की रिक्वायरमेंट है, हाँ कि ना, हाँ। अब इसमें आते हैं सेकेंड ऑक्साइड में, वो ये कह रहा है कि 40% सल्फर बाय मास है, मतलब यहाँ पे 40 ग्राम क्या है, सल्फर है। अगर 40 ग्राम सल्फर है तो 60 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 ग्राम ऑक्सीजन की तो वो कितना हो जाएगा, 40/60 ग्राम सल्फर, दैट विल बी 2/3 होगा। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए निकालें, प्रूफ करना है ना हमें डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो कितना आएगा 1/2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 3:2। ये इसका क्या हो गया, डेफिनेट कंपोजिशन ऑक्सीजन का। समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपका था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आप इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी कॉल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिखो इसे। जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बट स्टिल मैं तब भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो सुनो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की जाए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। जब 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो वो 2 डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, जिसमें जो एक एलिमेंट होता है उसका जो डिफरेंट मासेस होता है वो कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और वो बियर करता है सिंपल रेशियो। नहीं समझ में आ रहा, देखो इधर क्या करना है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। इफ any two elements
A and B combine to make two different compounds, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other always bear a simple ratio. इसका क्या मतलब? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कंपाउंड है, एक हो गया NO और दूसरा हो गया N2O. एक के पास क्या है NO और दूसरे के पास क्या है N2O. दोनों में जो कंपोजिशन है, जो दो एलिमेंट है, वो कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. यहाँ पे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं और यहाँ पे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं. क्लियर है? यहाँ पे जो नाइट्रोजन का मास होगा वो कितना हो जाएगा? 14 नाइट्रोजन का. ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16. यहाँ पे अगर बात करो तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16. तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने कहा विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर. तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ऑक्सीजन का मास क्या है? फिक्स्ड है. ऑक्सीजन के मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहे. फिर मैंने इसमें लिखा है देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट. नाइट्रोजन दोनों जगह प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन का मास एक जगह क्या है? 14 है और एक जगह क्या है? 28 है कि नहीं है? तो जब मैं इनका रेशियो निकालूंगी तो वो हमेशा क्या आएगा? सिंपल रेशियो आएगा. यहाँ पर नाइट्रोजन है 14 और यहाँ पर नाइट्रोजन है 28. तो अगर मैं नाइट्रोजन का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 14/28, दैट इज 1/2. तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं. नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि लॉ किसने किसने दिया है. वैसे जनरली पूछा तो नहीं जाता, बट कुछ भरोसा नहीं है कब क्या पूछना है. एक चीज का ध्यान देना कि अगर मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की अगर बात की जाए तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेसिकली गिवन बाय प्राउस्ट. ठीक है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वाला जो लॉ है वो किसने दिया है? प्राउस्ट ने दिया है. और अगर मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बेसिकली गिवन दिया गया है डॉल्टन के थ्रू. जो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन दिया है प्राउस्ट ने. ठीक है? लास्ट में जो आपका लॉ है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. ये दिया है रिक्टर ने. नीट में क्या होता है कि आप लोगों को ये पता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर वो पूछेगा कि उसमें 3-4 नाम दे देंगे और ऊपर हेडिंग कर देंगे कि ये लॉ किसने दिया है, तो उसमें से आपको करेक्ट वन चूज करना होगा. क्लियर हुआ? अब हम लास्ट लॉ पर आ गए, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ
reciprocal proportion which is given by Richter. क्लियर है? अब देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, उसी तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट कंबाइन होंगे। जब 3 एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो 3 कंपाउंड बनाएंगे। फिर उनका हमें उनको कैसे कंपेयर करना है, किस तरीके से रेशियो सेम होता है, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। और जो मैं लिख रही हूँ फिर जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी ध्यान से सुनिए बस। इफ 3 एलिमेंट A, B and C combine to make 3 compounds AB, BC and CA, then the ratio of A and B combined with fixed mass of C either same or a multiple of the ratio of A and B which combined with each other। डेफिनेशन सुन के कई लोगों को चक्कर आ गए होंगे कि ये हो क्या है, ठीक है, बट चकराने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो आपके पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये 3 एलिमेंट हो गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, जब कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं तो ये बना रहा है मीथेन, दैट इज CH4। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो ये बना रहा है H2O, और जब कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो ये बना रहा है CO2। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। ध्यान से सुनो, कार्बन का यहाँ पे मास कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर आओ, अगर मैं H2O की बात कर रही हूँ तो H2O के लिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 12 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे बोला था कि फिक्स्ड मास ऑफ C। अब यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 ग्राम हाइड्रोजन तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 ग्राम कार्बन होगा। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 12 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो मैं कह सकती हूँ कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 6 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ या ना, होगी? क्लियर है? अब इधर देखो, तो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो क्या हो गया, सेम हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6/16, दैट इज 3/8। क्लियर है? कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है इन दोनों कंपाउंड से वो कितना आ रहा है, 3:8 आ रहा है। अब अगर मैं CO2 से कंपेयर करूं तो CO2 के लिए कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम कार्बन, एक ऑक्सीजन का होता है 60, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। यहां से अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, 12/32, 2 6 12 और ये 16, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3/8। तो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ में आया? जब हम लोगों ने 3 एलिमेंट को कंबाइन किया तो 3 कंपाउंड बने, ठीक है।
3 कंपाउंड में से पहले हमने 2 कंपाउंड को कंसिडर किया, तो उन 2 कंपाउंड से जो बाकी 2 अदर एलिमेंट का जो रेशियो आया वो थर्ड कंपाउंड के रेशियो से क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। एक और बार सुनो, कार्बन था 12 ग्राम CH4 के केस में और हाइड्रोजन था 4 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। H2O के अकॉर्डिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन कर दूं तो यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो जब मैं फिर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकालूंगी कितना आ रहा है 6/16, दैट इज 3/8। क्लियर है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CO2 की, जो थर्ड कंपाउंड बन रहा है उसमें कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। तो यहाँ पे जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास जो रेशियो निकालूंगी दैट विल बी 12/32, वो भी किसके इक्वल आएगा 3/8। तो रेशियो हमारा क्या हो गया सेम। आया समझ में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ये था आपके लॉज। अब जो लास्ट है दैट इज परसेंटेज यील्ड, जिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटेज यील्ड या तो हम उसे कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शंस। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सीधे साधे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है। सुनो, जैसे अगर हम लोग बाइक की बात करें, कार की बात करें, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी जो कोई भी जो चाहे आपकी बाइक हो गई चाहे आपकी कार हो गई, वो उसका जो इंजन है वो कितना एफिशिएंट है, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो कार बाइक और ये सब छोड़ दो, मोबाइल फोन्स की अगर बात करें तो हम लोग पहले उसकी ये देखते हैं कि उसकी बैटरी कितनी है। ठीक है, अगर हम उसको चार्ज रखेंगे तो वो कितनी देर तक मतलब कितने दिन तक वो चार्ज रहेगा, बाकी उसका कैमरा कितना पिक्सल का है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, GB कितनी है, तो इंटरनल मेमोरी कितनी है, एक्सटर्नल स्टोरेज कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसी तरीके से जब भी हम कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं तो वो कितना परसेंट एफिशिएंट है, कितना परसेंट एफिशिएंट नहीं है, हमें ये बताना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है। तो ये हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड, या हम उस लोग को कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। देखो अगर मैं परसेंटेज ऑफ यील्ड की बात कर रही हूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन theoretical maximum yield of the product into 100। ये आपका फॉर्मूला है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इनटू 100। ये क्या है, कैसे होता है, देखो क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है 500 ग्राम CaCO3 is heated how much gram of CaO will be formed if the percentage yield is 80%।
ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं नीट पे, नीट की बात करो मेंस की बात करो, दोनों में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। हमें ये पता है कि जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है? जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं सो वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जब आप लोग CaCO3 को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास गिवन है दैट इज 500 ग्राम। एज वी ऑल नो कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100, 40, 12, 16 into 3, 48। ओवरऑल सम करेंगे तो कितना है? 100। तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 500, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100। तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। According to the equation, 1 mole of CaCO3 को 1 mole of CaO plus 1 mole of CO2 की रिक्वायरमेंट है। ये बैलेंस इक्वेशन है। 1 mole CaCO3 को 1 mole CaO plus 1 mole CO2 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इसके 1 मोल को इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट है और इसके 1 मोल को इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो अगर CaCO3 के 5 मोल्स हैं तो इसके भी मोल्स कितने होंगे? 5 होंगे कि नहीं होंगे? अगर इसके मोल्स 5 हैं तो इसके मोल्स भी कितने होंगे? 5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है CaO का मास, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। CO2 के बारे में कुछ भी पूछा नहीं गया तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं थ्योरेटिकल यील्ड की, थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब है कि जो चीज हमें क्वेश्चन से ऑलरेडी मिल रही है। थ्योरेटिकल यील्ड से हमें क्या पता चल रहा है? इसके मोल्स कितने हैं? 5 है। 5 मोल ऑफ CaO। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं एक्चुअल यील्ड की, एक्चुअल यील्ड के केस में वो कह रहा है कि जो यील्ड है वो 80% एफिशिएंट है। यही तो कह रहा है वो, हाँ या ना? तो जो हमारा यील्ड 80% एफिशिएंट है तो 80% इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 80/100 इंटू 5, 5 टू 10, तो ये कितना आ गया? 4। एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट कितना आ गया? 4 आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब हमसे उसने पूछा है कि CaO का मास कितना होगा। तो अगर मैं मास की बात करूं तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। यही तो होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूं तो कैल्शियम का कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 56। तो 40 + 16 कितना हो गया? 56। तो 4 × 56 तो कितना आ जाएगा? 6 4 = 24, 5 4 = 20 + 2 22, 224 ग्राम। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल भी, सीधा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? सो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक खत्म हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आएगा। बाकी जो डाउट्स होंगे आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। बाकी तो मुझे कॉल्स आते ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कम से कम 150 क्वेश्चन करना, ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तभी जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। और मेरे पास एक और मेल आई थी रिगार्डिंग कि मैम इतनी सारी न्यूज़ आती रहती है, आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और मीडिया में कभी भी कुछ भी छाप देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी न्यूज़ गलत है? देखो, पहली बात, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सबकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो रिगार्डिंग ये इधर उधर से उड़ी हुई खबर सुनने से अच्छा है कि आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर नोटिफिकेशन चेक करो, वहाँ पर अपडेट पहले हो जाता है, ठीक है? लोग आसपास की जो डेट बताते हैं वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू बताते हैं। एज वी ऑल नो, रिटन नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी।
न्यूज़ और इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है। बाकी मीडिया वाले क्या छापते हैं मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती। जो हमारे डेली जो हमारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं। वो एक्ट्रेस किसके साथ गई थी, उन लोगों ने क्या पहना था, उन लोगों ने क्या खाया, कहाँ घूमे, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इन सब चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। सबके हर चीज़ की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जेईई मेंस की JEE.nic.in है, नीट की भी है, ठीक है। और जो आपके अदर एग्जाम्स होते हैं एम्स, जिपमर, तो ये सब तो फिलहाल कंबाइन हो गया है कि वो नीट ही होगा। बाकी जो आपके अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें ये होता है कि अगर आपका इन केस, वैसे मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि सबके एग्जाम्स क्लियर हो, इन केस अगर नहीं होता है तो कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं कि वो क्या करते हैं कि वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराते हैं। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 70 to 80 अदर 90% स्कॉलरशिप मिलती है। तो जिनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट हैं, आप उस पर चेक करो, आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। क्लियर हुआ? सो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।